चलिए बच्चों, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेना है, पर्यावरण के जुड़े हुए सभी सम्मेलन, और इसमें से दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जो हुआ है उसके बारे में ही चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करनी है। अब इसमें से देखो, एक संस्था तो आपकी यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कार्य किया गया। और कई देखो, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर वर्ष जो है बैठ के होती रहती हैं। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो कि इसके तहत डेवलप हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी संधियाँ हुई हैं, बहुत सारे अभिसमय संधियाँ ये भी समय समय पर होती रहती हैं। तो संधियाँ बहुत सारी अलग हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन अलग है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए जा रहे जो भी समझौते वो अलग हैं, उनको अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। जितने सीओपी हैं वो अलग हैं, ठीक है। और जो संधियाँ हैं कई सारे, इसमें भी यूनाइटेड नेशन का ही जुड़ाव है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत सारे जो है ऐसे भी जो है संधियाँ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में हुई हैं लेकिन अलग हुई हैं, ठीक। बहुत सारी रिपोर्ट हैं, कुछ रिपोर्ट भी आई हैं, जैसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये आपकी सतत विकास पे आई है। तो रिपोर्ट अलग है, संधियाँ अलग हैं, सम्मेलन अलग हैं, सबको अलग अलग करके समझे तो मुझे लगता है पर्यावरण को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन और बहुत सारी संधियाँ हैं। दोनों को पहले एक बार क्रम से देखेंगे। देखिए, मानव और पर्यावरण को दोनों को बृहद स्तर पर, मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के साथ बृहद स्तर पर जुड़े हुए हैं, साझा प्रभाव रखते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच में एक सहसंबंध है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई भी है। मानव और पर्यावरण दोनों के बीच में क्या है? एक सहसंबंध है। पर्यावरण सहसंबंध है। यदि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब चूंकि इसकी गतिविधियों के कारण से इसको खतरा होना शुरू हो चुका है ना, और इसका आभास भी लगातार हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कन्वेंशंस चालू हो गए, बहुत सारे कन्वेंशंस हुई। तो मैं पहले शुरुआत से आपको जितने भी सम्मेलन हुए हैं आप लोग मेरे साथ ग्राफ बनाते जाइए और मैं कुछ चीज़ें लिखवाता जाऊँगा। तो पहले 4 स्तंभ में एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी आप अपने पेज को लैंडस्केप में करिए और 4 भागों में बांट लीजिए। तो जो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं महत्वपूर्ण, पहले उनको मैं एक लिस्ट करवा दूंगा, क्रम से लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। कुछ बड़े बड़े सम्मेलन हैं तो एक इसमें खाने में लिखना आपको सम्मेलन। तो मानव और पर्यावरण के बीच में सम्मेलन कब हुए? स्थापना वर्ष कब हुए वो सम्मेलन, इसके बाद उनका उद्देश्य क्या था, तो एक लिस्टिंग कर लेंगे तो आपका मामला पूरा क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और टिप्पणी, कुछ चीज़ें हम लोग टिप्पणी के तौर पे लिखते भी चलेंगे। तो कुछ देखिए, मैं प्रयास मेरा ये है कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँ, लेकिन सारी चीज़ें इकट्ठा हो पाएंगी क्योंकि ये बहुत छिटका हुआ सब्जेक्ट है। आप कई बुक्स में देखेंगे तो बहुत अलग अलग डेटा है ना। इंटरनेट में भी प्रॉपर कुछ मिला नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें जो प्रॉपर रिसर्च की है तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसी चीज़ पे आपको मैं मिला जुला सब कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जितने भी कार्य हुए हैं अभी तक, उन सब के बारे में। अब आप लोगों का काम है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझते जाना और बताते जाना। जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हैं तो आप लोग भी मुझे याद दिला सकते हैं। सबसे पहले हुआ 19 सम्मेलन है रामसर सम्मेलन। पहला लिखिए रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, ठीक है। और ये हुआ 1971 पे। कब हुआ ये? 1971 पे। रामसर कब हुआ? 1971 पे। रामसर सम्मेलन हुआ 1971 पे। और ये क्यों हुआ था रामसर सम्मेलन, क्या कारण था इसके होने का? रामसर सम्मेलन का उद्देश्य था आर्द्र भूमियों से जुड़ा हुआ है। नमी युक्त जो जितने भी स्थान है जहाँ पर जल भराव रहता है वही आर्द्र भूमि कहलाता है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने को लेकर के जुड़ा हुआ है। तो लिखते जाइए सब चीज़ें, मैं बोलूँगा अभी 1-2 में लिख रहा हूँ, बाद में आपको लिखना है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण इससे जुड़ा हुआ था,
ठीक है, थोड़ा सा आपको बहुत कम उसमें जानकारी भी मिलती जाएगी। आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका दीर्घकालिक उपयोग हो सके। ऐसा ना हो जाए कि आर्द्र भूमि, क्योंकि आर्द्र भूमि का इकोसिस्टम अलग होता है, वहाँ पर विभिन्न पक्षियों, विभिन्न रेप्टाइल्स, विभिन्न जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है ना, तो उसका दीर्घकालिक उपयोग हो सके, दीर्घकालिक उपयोग हो सके। दीर्घकालिक तो पूरे विश्व भर में, तो एक रामसर, ये आपका कन्वेंशन हुआ था, रामसर ईरान में पड़ता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, इसको जल पक्षी सम्मेलन भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? जल पक्षी सम्मेलन। इसको दूसरा नाम से जानते हैं, जल पक्षी सम्मेलन से। इसके अलावा इसके बारे में लिख सकते हैं, भारत इस सम्मेलन का हिस्सा था, भारत भी इस सम्मेलन से जुड़ा हुआ था। 1971 की बात हो रही है, 1971 की बात हो रही है, भारत भी इस सम्मेलन से जुड़ा हुआ था। और आगे इसके बारे में लिख लीजिए, वर्तमान में भारत में 27 रामसर स्थल हैं, यानी आर्द्र भूमि स्थल कितने हैं? 27। अब इनकी ये आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भारत में कितने हैं? 27 आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये भी आपका, ये हो गई पहली बात। इसके बाद दूसरा जो है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के साथ सह संबंध रखते हैं, तो इसको लेकर के पहला सम्मेलन जो हुआ है, प्रथम जलवायु सम्मेलन बोल सकते हैं इसे। प्रथम जलवायु, मानव जलवायु के बीच में संबंध को ध्यान में रखते हुए पहला जलवायु सम्मेलन है। ये कब हुआ है? तो लिख लीजिए इसमें, इसको नाम डाल लीजिए सबसे पहले इसमें, हाँ, अपनी लिस्ट को आपको अब बनाते जाना है। दूसरा सम्मेलन है आपका रामसर सम्मेलन। दूसरा है, माफ करिएगा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम घोषणा पत्र, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्वीडन में पड़ता है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ये मैंने आपको बताया था, पहला ये पर्यावरण सम्मेलन था। अब इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। पहला आपने यहाँ पे क्या डाला? स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना, स्थापना वर्ष 1972, 1972। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण करना। इसको लेकर के प्रयास चालू होते हैं। पहला है तो यहीं से प्रयास शुरुआत होती है, यहीं से प्रारंभ होती है सम्मेलनों की। पर्यावरण पर का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण करना, इसका उद्देश्य था, पर्यावरण का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण करना। अब इसके तहत बहुत सारी चीजें निकल के आई, एक बॉडी निकल के आई, एक संस्था निकल के आई जिसका नाम था यूनेप, है ना। यूनेप के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, यूनेप के बारे में अभी चर्चा भी करूंगा और इसके बारे में लिखवाऊंगा जब मैं डिटेल से आपको ये पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक संस्था का जन्म हुआ। तो टिप्पणी में लिख लीजिए यूनेप की स्थापना, यूनेप की स्थापना, स्टॉकहोम घोषणा आज बहुत महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे ये। तो यूनेप कब बना? ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसमें एक संस्था बनाई गई, इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग, ये संस्था है आपकी यूनेप। ये संस्था अभी भी लगातार काम कर रही है पर्यावरण को लेकर के। तो यूनेप आपकी कब बनी? ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यूनेप कब बनी। ठीक, 1972 पे इस संस्था का जन्म होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन के उससे। तो एक संस्था आपको निकल गया। अब इस संस्था के बारे में आगे अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1972। इसके बारे में 2-3 शब्द और लिख लीजिए, टिप्पणी में 1-2 चीजें और लिख लीजिए। पहली चीज, पहला लिखिए, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीटी में, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है इसे? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। किसको? स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक, दूसरा लिख लीजिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये 5 जून से 16 जून तक हुआ था, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 5 जून से, इसीलिए पर्यावरण दिवस इसी कारण मनाया जाता है। 5 जून से 16 जून तक पर्यावरण जो ये मनाया गया था, तो लिखे 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी कारण मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था। 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी कारण मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला चलते हैं। अगला है आपका अगला लिख लीजिए, एक और सम्मेलन है, इस सम्मेलन का नाम लिखिए। ये हो गया आपका, एक हो गया 1971 का, 1972 का भी हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन है, यूनेप की स्थापना हुई थी इसी समय। ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अगला लिखिए, वन्य पशु एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन। ठीक है, लिखिए फिर से, इसको फिर से बोल रहा हूं, वन्य पशु एवं वनस्पति की, वन्य पशु एवं वनस्पति की जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनको लेकर 1973 में एक सम्मेलन और हुआ। वन्य
पशु एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन। तो देखो पहले क्या था, वन्य पशुओं का शिकार करना आम बात थी, अब तो सब प्रतिबंध लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। बहुत सारे वन्य जीव ऐसे हैं जिनके जो शरीर की शारीरिक बहुत सारी वजह से खाल है, दांत है ना, बड़े महंगे बिकते हैं, इनकी तस्करी भी होती है बड़े स्तर पे। तो इससे बने हुए उत्पाद हैं, जितने भी उत्पाद बनाए जाते थे वन्य जीवों से, इन सब पे रोकथाम लगे, इनका व्यापार रोका जाए, इसको लेकर ये पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन का नाम क्या है, वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। समयावधि क्या है इसकी, 1973, 1973। समयावधि क्या है, 1973। क्या था सम्मेलन, इसको हम बोलते हैं CITES, CITES शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपको, वन्य पशु एवं वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन कब हुआ, 1973 पे हुआ। अब इस पे आप जो है इसके उद्देश्य लिख लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिखिए, इससे प्राप्त होने वाले उत्पादों, किससे, वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले उत्पाद जो हैं, वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले उत्पादों अथवा लुप्त प्राय प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां जो धीरे धीरे जिनकी संख्या कम होती जा रही है और लुप्त प्राय घोषित कर दी गई हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार का नियंत्रण अथवा रोकथाम करना, उसको लेकर के पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ था। इसका अब ये हो गया आपका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका, कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी वन्य जीव हैं उनका व्यापार, वो सब चीज़ें हमें रोकथाम करना, उनको रोकना है। ठीक, पहली चीज़ तो ये। अब इसके बाद यहाँ पे टिप्पणी में लिख लीजिए कुछ चीज़ें, टिप्पणी पे लिखिए। टिप्पणी में क्या लिखना है आपको, टिप्पणी, इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो ये आपका हो गया 1973 का सम्मेलन। क्लियर हो करते जाना है एक एक। ठीक है, अगला लिखिए हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी पड़ता फिनलैंड में, हेलसिंकी सम्मेलन। अगला सम्मेलन डालिए हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन ये पड़ता है फिनलैंड में। कब हुआ, 1974 में। कब हुआ, 1974 में। कब हुआ, 1974 में। कब हुआ, 1974 में। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ, 1974 में। उद्देश्य क्या था इसका लिख लीजिए, इसके बारे में, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या था, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। उद्देश्य क्या था, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। टिप्पणी में कुछ नहीं लिखना है, टिप्पणी में डैश करके छोड़ दीजिए, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। अगला लिख लीजिए, अगला सम्मेलन है आपका लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन, ठीक है, विश्व के विभिन्न देश एक साथ जुड़ करके इस तरीके की जो मुहिमें हैं इनमें आगे आए। अगला सम्मेलन है आपका लंदन सम्मेलन। यहाँ क्या डालेंगे, लंदन सम्मेलन। अगला सम्मेलन लंदन सम्मेलन। कब हुआ लंदन सम्मेलन, 1975 में। नेक्स्ट समय डाल दीजिए, लंदन सम्मेलन कब हुआ, 1975 में, 1975 में। इसका क्या उद्देश्य था, ये भी समुद्र से ही जुड़ा हुआ था, तो लिखिए इसमें, इसका उद्देश्य था समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। समुद्री कचरा जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के था, समुद्री कचरे के निस्तारण प्रतिषेध, समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध, समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। ये हो गया लंदन सम्मेलन। ठीक है बच्चों, अगला है आपका, नेक्स्ट है यूनेप के तत्वाधान में हुआ है अगला सम्मेलन। लिखिए इसको, प्रवासीय जातियों का सम्मेलन। नेक्स्ट डाल लीजिए, प्रवासीय जातियों का सम्मेलन। अगला सम्मेलन है प्रवासीय जातियों का सम्मेलन। कब हुआ ये, 1979 पे, 1979 पे, 1979 पे
प्रवासीय जातियों का सम्मेलन 1979 पे हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लिख लीजिए, वन्य जीवों की प्रवासीय जातियों के संरक्षण पर सम्मेलन है ये। वन्य जीवों की प्रवासीय जातियों के संरक्षण पर सम्मेलन है ये। वन्य जीवों की प्रवासी जातियों का मतलब बहुत सारे पशु पक्षी है ना, खासकर पक्षी। इनके साथ होता क्या है कि ये ऋतु परिवर्तन के साथ प्रवास कर जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजस्थान का जो क्षेत्र है आपका, ये जो यहाँ पे सांभर झील है, नमक की झील है, या फिर जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है आपका, तो इन सब में जो लेक है यहाँ पर या जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आमतौर पे जब साइबेरिया में, ये रसिया वाले क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ से बहुत सारे पंछी प्रवास करके भारत आ जाते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी सूर्य मकर रेखा पे होता है, तो वहाँ पे 6-6 महीने, साइबेरिया वाले हिस्से पे 6-6 महीने तक तो सूर्य दिखाई नहीं देता, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पक्षी अपने वातानुकूलन के लिए कहाँ पे आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। ठीक है, और भारत में यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पे फ्लाइमिंगो, जैसे फ्लाइमिंगो एक पक्षी है, वो भारत आता है प्रवास करके। ठीक है, तो कई बार तो क्या होता है कि इसको लेकर के पूरा सरकारों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्वायरमेंट को लेकर के। कई बार रसिया के बहुत सारे पक्षी वैज्ञानिक भी भारत आते हैं और आकर के देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पे भी बड़ी संख्या में पशु पक्षी मारे जाते हैं, और उनके मरने का कारण क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण, जल का अभाव। राजस्थान वाले क्षेत्र में तो जल भी कभी कभी बिल्कुल सूखा ही पड़ जाता है, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन है। ठीक है, और ये कब हुआ? 1979 पे हुआ था। और इसके लिए क्या है? उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन है। इसका दूसरा नाम लिख लीजिए, इसको टिप्पणी में लिख लीजिए, इसको वान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको वान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है वान कन्वेंशन, इसे वान कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूनेप के तत्वाधान में हुआ। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान पे हुआ। यह यूनेप के तत्वाधान पे हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनेप, मैंने आपको बताया ना, एक संस्था का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1972 पे, जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तब एक संस्था बनी थी यूनेप। अब यूनेप के बारे में मैं लिखवाऊंगा, उसके काम क्या हैं, किस किस क्षेत्र में कार्य करता है यूनेप, अभी आगे चल के चर्चा करेंगे यूनेप के बारे में। अगला नेक्स्ट है आपका नैरोबी घोषणा पत्र। अगला लिख लीजिए, नैरोबी घोषणा पत्र। ये दरअसल स्टॉकहोम सम्मेलन का 10 वर्ष पूरा हुआ था, है ना। तो 10 वर्ष, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। उसके 10 साल बाद यानी 1982, है ना, यही हुआ ना, 10 साल बाद +10, तो 10 साल पूरे हुए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? सतत विकास को प्राप्त करना। नैरोबी घोषणा पत्र 1982 में हुआ था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा अभी आप लोग को आगे। अभी 1982 में हुआ था। अभी तो सिर्फ आप लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। पूरी लिस्टिंग मैं करवा दूं एक बार, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए एक बार कि कौन कौन से हुए थे। सीओपी भी मैं आपको अभी बता दूंगा, सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है ना, यूनाइटेड नेशन की भी संस्था UNFCCC, ये क्या है ना, तो ये भी चर्चा करेंगे हम। तो 1982 में आपका नैरोबी घोषणा पत्र हुआ था। क्या हुआ था? नैरोबी घोषणा पत्र। उद्देश्य क्या था? सतत विकास को प्राप्त करना। ठीक है, इसके टिप्पणी में लिख लीजिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ। टिप्पणी में लिख लीजिए, स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ। स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ। स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट डालिए वियना सम्मेलन। अगला डाल लीजिए वियना सम्मेलन। वियना जानते हैं कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 को, 1985 को। वियना सम्मेलन 1985 को। और इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। ओजोन परत का संरक्षण करना। इसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन होगा। ओजोन परत का संरक्षण करना। अगला क्या है इसमें? ओजोन परत का संरक्षण करना। ओजोन परत का संरक्षण करना। और इसमें लिख लीजिए, एक बात लिख लीजिए, इसके टिप्पणी लिख लीजिए, इसे कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनीकरण लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया। तो कानूनी तौर पे अभी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसे कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनीकरण लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया। तो कानूनी तौर पे ये बाध्यकारी नहीं था, है ना। इसे कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनीकरण लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया।
तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? ओजोन परत का संरक्षण करना। इसके तुरंत बाद एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। देखो रामसर, आपने रामसर किससे जुड़ा हुआ था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। वैसे ही एक और सम्मेलन है, एक और कन्वेंशन है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लिख लीजिए इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल ये पड़ता है आपका कनाडा में, एक जगह है, स्थान है, वहीं पर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कब हुआ था? 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमेशा पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओजोन परत संरक्षण से जुड़ा हुआ कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कानूनी तौर पे बाध्यकारी है। और जो आपका वियना कन्वेंशन था वो भी आपका ओजोन परत संरक्षण से, लेकिन वो कानूनी तौर पे बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, कानूनी रूप से अनिवार्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ठीक है, अब इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए लिखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें 1987 में पहला लिखे, नंबर 1 पहला चीज लिखिए यह एक सार्वभौमिक संधि है। टिप्पणी में लिख लीजिए यह एक सार्वभौमिक संधि है। सार्वभौमिक संधि का मतलब संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, इसलिए इसको सार्वभौमिक संधि कहते हैं। सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है ना। सभी के लिए अनिवार्य है। आगे चल के ओजोन परत से जुड़े हुए जितने भी आपके ऐसे कारक होंगे जो ओजोन परत के न्यूनीकरण के तत्व होंगे, उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास भी किया जाता है। और इसमें कार्बन फ्लोरो CFC की बात हो गई, है ना, और भी जो अन्य पदार्थ हैं उन सबको फिर लक्ष्य बनाया गया, क्षय के लक्ष्य को बनाया गया। अगला लिख लीजिए, उद्देश्य क्या था इसका? ओजोन परत क्षय के पदार्थों को नियंत्रित करना। उद्देश्य क्या था इसका? ओजोन क्षय के पदार्थों को नियंत्रित करना। और इसमें जो आपको टिप्पणी में लिखना है, सार्वभौमिक संधि थी। दूसरा लिख लीजिए, कानूनी तौर पे अनिवार्य थी। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानूनी तौर पे अनिवार्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कानूनी तौर पे अनिवार्य है। अगला लिख लीजिए, इसी में 16 सितंबर 1987 को यह संधि हुई थी। 16 सितंबर 1987 को यह संधि हुई थी, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे हम देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहली ऐसी संधि थी जो बाध्यकारी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली संधि थी जो कि बाध्यकारी थी, है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कानूनी तौर पे बाध्यकारी थी। तो ये हो गई आपकी, तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अभी चल के मैं लिखवाऊंगा, जब ओजोन और ये सारे टॉपिक आएंगे तो अभी डिटेल में लिखेंगे आपको। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, देखो जो आपका नैरोबी घोषणा पत्र या नैरोबी सम्मेलन हुआ था, उसी में एक संस्था बनाई गई थी और वो संस्था का काम था सतत विकास की परिभाषा को स्पष्ट करना कि भाई सतत विकास है क्या चीज़। तो एक संस्था बनाई गई थी और इस संस्था का नाम है ब्रंटलैंड आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, लिखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आई? 1987 में। अभी मैंने जब नैरोबी घोषणा पत्र आपको डिटेल, अभी तो देखो लिस्टिंग है, डिटेल में हर चीज आप लोग को जानने को मिलेगी। तो नैरोबी जब सम्मेलन हुआ था उसी में एक संस्था, एक आयोग गठित किया गया था सतत विकास की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए। तो ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था और ब्रंटलैंड कमीशन ने सतत विकास को परिभाषित किया है। तो लिखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आई? ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में। उद्देश्य क्या था? सतत विकास की परिभाषा को स्पष्ट करना, सतत विकास की परिभाषा को स्पष्ट करना। ठीक है, और नैरोबी घोषणा पत्र भी आपका सतत विकास से ही जुड़ा हुआ था, समझ रहे हैं ना। नैरोबी घोषणा पत्र भी आपका सतत विकास से ही जुड़ा हुआ था। अब एक देखो, एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये सम्मेलन मेरे ख्याल से, मतलब कि ख्याल से क्या, ये सम्मेलन सफल ही नहीं हुआ। इसका नाम है टोरंटो सम्मेलन। कनाडा में पड़ता है टोरंटो। अगला लिख लीजिए टोरंटो सम्मेलन। समझ में आ रहा है ना, आप लोग लिख रहे हो ना, चीज समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं केवल मैं ही समझ रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पहले आपको एक क्रमवार रूप से मैं जोड़ दूँ,
चीज़ों को क्रम से जोड़ता चला जाऊं, समझाता चला जाऊं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सम्मेलन, संधि ये सब कैसे हुए हैं, क्या क्या हुए। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा है नहीं, कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है, इजीली चीज़ों को जोड़ता है, क्योंकि ये बहुत अस्पष्ट है। आपको चीज़ें थोड़ा सा बुक्स वगैरह में बहुत अस्पष्टता के तौर पे मिलेंगी, इसीलिए मेरा प्रयास है कि चीज़ों को एग्जैक्टली समझ आया जाए, है ना। चलिए, तो अगला है टोरंटो विश्व सम्मेलन। टोरंटो विश्व सम्मेलन अगला डाल लेनी है यहाँ पे, टोरंटो विश्व सम्मेलन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1988 में, 1988 में हुआ था टोरंटो विश्व सम्मेलन। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था इसका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, लेकिन ये स्वैच्छिक था, मतलब स्वेच्छा से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 20% कटौती करने की बात की गई थी, और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया था ये। तो लिख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती कितनी? 20% तक, 20% तक। लेकिन अब जो उस समय देश थे, बहुत सारे देश थे कि बहुत सारी चीज़ों, आज भी देख रहे हैं ना, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता को अब जाकर कहीं जाकर राजी हो रहा है, नहीं तो पीछे से हटने की बात है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिन्होंने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा, जिन्होंने विकास कर लिया, औद्योगिकरण के दौरान सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, वो बहुत भेदभावपूर्ण संधि लादना चाहते हैं, और वो मानने को भी तैयार नहीं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जितने भी कन्वेंशंस हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे ये पूरा का पूरा समझौता चूँकि स्वैच्छिक था, तो आमतौर पर स्वेच्छा से तो कोई काम होता नहीं है, जो कानूनी बाध्यकारी होता है उसी पर काम होता है। तो ये पूरा का पूरा बनाया गया था। ठीक है, अभी आगे चल के क्योटो देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें भी आगे चर्चा की जाएगी। तो आपका टोरंटो सम्मेलन हो गया, 1988 में था। उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने का। अगला लिखिए, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं, और ये है आपका, इसको बोलते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगला सम्मेलन लिख लीजिए, अगला सम्मेलन है आपका रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन, चूंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन बोलते हैं। इसके अन्य नाम लिख लीजिए, पहला है रियो सम्मेलन, है ना, पहला नाम है इसका रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन। तो अगला सम्मेलन लिख लीजिए पृथ्वी सम्मेलन। अगला सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन, या रियो सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, रियो घोषणा, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, या इसको एक दूसरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र, टोरंटो सम्मेलन में कुछ नहीं हुआ था बच्चों। टोरंटो सम्मेलन जो था आपका, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किया गया था, लेकिन ये स्वैच्छिक था। तो 20% कटौती करनी थी 2005 तक। टोरंटो, ये 1988 में हुआ था टोरंटो सम्मेलन। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट, अगला है आपका, अगला सम्मेलन है जिसका नाम है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सम्मेलन, है ना, पृथ्वी सम्मेलन या शिखर सम्मेलन। अगला नेक्स्ट आगे इस पे लिख लीजिए, ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था आपका? 1972 पे। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इससे बहुत सारी संस्थाओं का जन्म होगा, इससे कई संस्थाओं का जन्म होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन में से एक है, और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको भी लिखवाऊंगा भी। ठीक है, अभी आगे चल के हमारी चर्चा होगी, तब हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखेंगे भी, लेकिन अभी सिर्फ मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। और यही सम्मेलन है जो आधारभूत बना अभी के सम्मेलनों का। अभी जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी COP हो रहे हैं, यहीं से जन्म होता है उन सभी COP का। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख लीजिए, कब हुआ ये पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन जो आपका था, कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 पे। कब हुआ? 1992 पे।
है ना, 1992 पे 1992 पे ये हुआ। और ये सम्मेलन को पर्यावरण संरक्षण का विकास इससे जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण का विकास। लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वैश्विक कदम उठाए जाएं, उसको लेकर ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक था। और ये यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में हुआ था। और इसमें यूनाइटेड नेशन के विभिन्न देशों के द्वारा लगभग वर्तमान में सभी देश इससे जुड़ चुके हैं इस सम्मेलन से। और इस सम्मेलन को पूरा विश्व एक साथ जो है एक साझा उत्तरदायित्व के तौर पे इस सम्मेलन का जो पूरा साझा उत्तरदायित्व दिया गया। और यही सम्मेलन आपका सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। अब देखो, इस सम्मेलन में कई सारे समझौते हुए, कई सारे हस्ताक्षर हुए, कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया। कौन से सम्मेलन में? जो आपका रियो सम्मेलन था, इसको पृथ्वी सम्मेलन 1 कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पृथ्वी सम्मेलन 1। ठीक है, इसका नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन 1। अब इस सम्मेलन में क्या क्या था, इसको एक बार क्रम से आप लोग लिख लीजिए। पहली चीज थे, इस सम्मेलन में कई संस्थाएं बनी। एक संस्था बनी आपकी UNFCCC। ठीक है, इसी संस्था का सर्वोच्च निकाय है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसी संस्था का सर्वोच्च निकाय है COP। अब UNFCCC क्या है, COP क्या है, ये मैं भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, और इसी के द्वारा लगातार हर साल प्रतिवर्ष, है ना, ये 1995 से लगातार प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन होते हैं, जिसमें विश्व के सभी देशों की एक उपस्थिति होती है। ठीक है, तो विश्व के जितने भी शीर्ष नेता हैं सब एक साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उपस्थित होते हैं। लेकिन इसका जन्म कैसे होता है? पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो सम्मेलन 1992 के द्वारा इसका जन्म होता है, इस संस्था का। ठीक है, 1992 के द्वारा जन्म होता है इस संस्था का। तो एक संस्था बनी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यही आपकी UNFCCC। ठीक है, ये संस्था आपकी बनी कब? पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 1992 में ये संस्था बनाई गई। एक अभिसमय पारित हुआ और सभी के द्वारा संधि की गई। और इसी का सर्वोच्च निकाय है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जितने भी विश्व के जो भी सम्मेलन होते हैं, जो सभी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसी को COP बोलते हैं। और हर वर्ष COP होता है, हर वर्ष। अभी तक 25 होते हैं, 25 COP हो चुके हैं। कब से? 1995 से प्रारंभ हुआ है। 2020 में 26वां COP होगा, 26वां COP होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा। ठीक है, अब तो और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर के इसमें देखिए क्या क्या जुड़ाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण COP था आपका COP21, पेरिस जलवायु समझौता। कब हुआ था? 2015 में। तो सभी COP अलग से देखेंगे, अभी पहले मैं समझौतों की बात कर रहा हूं। इसमें कई चीजें निकल के, एजेंडा 21, 21वीं सदी में पर्यावरण को लेकर के कैसा विश्व होना चाहिए, एजेंडा 21 इसी की देन है। एजेंडा 21, इसी के द्वारा एक और जो है संस्था बनी थी। आपको मैं चीज़ों को सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसको बोलते हैं CBD। ये भी आपकी बनी थी, जैविक विविधता सम्मेलन। तो ऐसी कई संस्थाओं का जन्म हुआ था। 4 से 5 संस्थाएं हैं। एक आपका आया था वन्य सिद्धांत का कथन, इसी में आया था। एजेंडा 21 इसी में आया था। इसी में आपका UNFCCC इसी में आया था। इसी में मतलब ऐसी संस्था बनी जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी पर्यावरण की दिशा में काम कर रही है। ठीक है, और यही पृथ्वी सम्मेलन है। देखो, पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो घोषणा या रियो सम्मेलन बोलते हैं इसको, रियो सम्मेलन। इसी का दूसरा नाम है पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ? 1992 पे। +10, माफ करिएगा, 1992 +10 इक्वल टू मतलब 2002 में रियो +10 हुआ, रियो +10 हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। फिर इसके बाद 1992 + 20 यानी इसकी 10वीं वर्षगांठ जोहान्सबर्ग सम्मेलन के तौर पे हुई। और फिर इसके बाद ये आपकी 2012 में फिर से आपका हुआ, इसको पृथ्वी 2 बोलते हैं। तो रियो +20, इस तरीके से यही रियो है, इसी को ही हम आधारभूत तौर पे लेते रहते हैं और इसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, तो रियो +20 आपका ये फिर से 20वीं वर्षगांठ हुई थी इसकी। ये भी कहाँ पे हुई थी? रियो में ही हुई थी। रियो सम्मेलन ये भी रियो डी जेनेरियो पे ही हुई थी।
रियो +20। तो ये आपका यही आधारभूत चलेगा और इसी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन करके सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 का ही है, ठीक, पर्यावरण का। और सीओपी और UNFCCC ये पूरी संस्था UNFCCC ये संस्था भी इसी की एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, और अन्य बहुत सारे। तो सबके बारे में मैं जब आपको पूरा का पूरा पृथ्वी सम्मेलन पढ़ाऊंगा तो जितने फ्रेमवर्क हैं, जितने कन्वेंशन हैं, सारे मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। तो सीओपी क्या है? UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है, एक सर्वोच्च बॉडी है जिसका काम क्या है? हर वर्ष इसी का काम होता है, इसी के द्वारा बैठकें बुलाई जाती हैं। पर्यावरण की जितनी भी बैठकें हैं वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? UNFCCC के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी थोड़ा सा देखो, जितना मैं बताता जाऊँ बस उतना जानते जाओ। तो अपनी लिस्ट को आप लिस्ट बना रहे थे, है ना, उसी लिस्ट पे आगे लिखिए। पहला था पृथ्वी सम्मेलन या रियो घोषणा, या इसको मैंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन बोला था। तो जो आप लिस्टिंग कर रहे थे उसी लिस्टिंग की दिशा पे ये जो लिस्टिंग चल रही थी इसी पे। ये कब हुआ? 1992 में हुआ। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण विकास का उद्देश्य था इसका। इसके 27 सिद्धांत थे, टिप्पणी में लिख लीजिए 27 सिद्धांत थे। हस्ताक्षर के लिए 3 कानूनी रूप से अनिवार्य समझौते हुए, हस्ताक्षर के लिए 3 कानूनी रूप से अनिवार्य समझौते हुए हैं। हस्ताक्षर के लिए 3 कानूनी रूप से अनिवार्य समझौते हुए हैं। पहला है CBD बायोडायवर्सिटी को लेकर कन्वेंशन है, जैव विविधता को लेकर है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। CBD पहला कन्वेंशन क्या है? CBD पहला कन्वेंशन ये है। दूसरा है UNFCCC। अगला है UNCCD ये मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए, डेजर्ट मरुस्थलीकरण पूरे विश्व में जो बढ़ रहा है उसके प्रसार को रोकने के लिए एक और कन्वेंशन था UNFCCD ये मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थलीकरण के प्रसार के लिए। इसको भी मैं अभी डिटेल में लिखवाऊंगा। तो ये सारे हैं 3, ये पूरे अनिवार्य हैं। पहला है जैव विविधता को लेकर के, दूसरा है आपका पर्यावरण को लेकर के जो पूरा फ्रेमवर्क है, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक कन्वेंशन हुआ, तो और अगला है मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए। 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन, 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए। अगला लिख लीजिए इसी में एजेंडा 21 को स्वीकृति की गई। सतत विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति की गई। एजेंडा 21 की स्वीकृति की गई, ठीक है। तो ये आपका एजेंडा 21 21वीं सदी को दिखाता है। 21वीं सदी सतत विकास को लेकर के है, और ये अनिवार्य नहीं है। एजेंडा 21 अनिवार्य नहीं है, ये एजेंडा 21 अनिवार्य नहीं है। आगे अभी मैं इसके बारे में कुछ लिखवा दूंगा। इसके बाद अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट है आपका CBD के बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैव विविधता सम्मेलन के बारे में, और UNCCD के बारे में भी पढ़ाऊंगा, उसके बारे में लिखवाऊंगा अलग से डिटेल से। अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका पृथ्वी सम्मेलन हो गया। फिर 1997 में न्यूयॉर्क सम्मेलन, अगला है न्यूयॉर्क। अब COP बाद में पढ़ाऊंगा। COP 1995 से चालू होते हैं। 25 के 25 COP कौन कहां से हुआ वो सारे COP में अभी आपको बताऊंगा, वो बाद में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। COP को अभी अलग रख दो, अभी मैं बस आपको सम्मेलन महत्वपूर्ण इनमें से कुछ COP भी सम्मिलित हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी इसमें सम्मिलित हैं, वो बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगला सम्मेलन है आपका न्यूयॉर्क सम्मेलन, 1997 में हुआ। 1997 में हुआ। इसमें हुआ क्या, ये इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 को लागू करने के लिए स्वीकृति इसमें की गई। एजेंडा 21 को लागू करने की स्वीकृति की गई। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में, न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में, न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में, ये COP नहीं था। COP हुआ था 1997 का क्योटो में, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने वाली गैसों को लेकर के वो बना था आपका। तो न्यूयॉर्क सम्मेलन अलग सम्मेलन 1997 में हुआ, और एजेंडा 21 को लागू करने को लेकर आम सहमति बनी। कौन सा सम्मेलन? न्यूयॉर्क सम्मेलन। कब बना? 1997 में। क्लियर। अगला लिख लीजिए, नैरोबी घोषणा पत्र।
ये नैरोबी केन्या की राजधानी है नैरोबी, ये भी 1997 में हुआ, 1997 में हुआ। नैरोबी घोषणा पत्र किस लिए हुआ? अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन को लेकर के बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए इसे बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए इसे बनाया गया। नेक्स्ट, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, रियो प्लस 10 इक्वल टू जोहान्सबर्ग 2002 का, रियो प्लस 5 यानी 1992 प्लस 5, इसमें 5 वर्ष और जोड़ दीजिए 1997। तो ये क्योटो सम्मेलन आपका रियो प्लस 5 भी बोलते हैं इसको। क्योटो आपका रियो प्लस 5 है, रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग है, रियो प्लस 20 रियो में ही हुआ था। तो ये सम्मेलन है, ईयर के हिसाब से ऐसे इनके प्रचलित नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, प्रचलित नाम दे दिए गए, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी को रियो प्लस 5 भी बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को। ये COP3 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तीसरा था। COP3 कहाँ हुआ? क्योटो में हुआ। क्योटो कहाँ पे? जापान पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करना, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था ग्रीन हाउस गैसों के, जैसे ये टोरंटो में हुआ था, टोरंटो में भी यही चर्चा हुई थी ना, तो टोरंटो वाली बात यहां पे भी है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना, ठीक है। और ये जो UNFCC करके है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज पे जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, उसी के तहत हुआ है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, और उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन को कम करना, वैश्विक तापन को कम करना, वैश्विक तापन को कम करना, वैश्विक तापन को कम करने का उद्देश्य, वैश्विक तापन को कम करने का उद्देश्य, वैश्विक तापन को कम करने का उद्देश्य। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। एक उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना या वैश्विक तापन को कम करना, ठीक है। यह वर्ष 2005 में लागू हुआ। लागू कब हुआ? वर्ष 2005 में। ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसका उत्सर्जन में कमी लाना। 5% की कमी की बात हुई थी। 5% कटौती कब? 1990 के स्तर में 5% कमी लाना। 1990 का जो स्तर है उससे 5% में कमी लाना है। अब इसमें गैसें कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कमी लाना है हमें, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। वैश्विक तापन के लिए, यानी कि जो अब इसको मैं चर्चा करूंगा, ग्लोबल वार्मिंग आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले पृथ्वी का ऊष्मा बजट और कैसे विभिन्न गैसों के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा के विकिरण को प्रभावित किया जाता है, उसको ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के तौर पर रोक लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CO2, मीथेन, मीथेन CH4 है। इसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड है NO2। इसके बाद आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। परफ्लोरोकार्बन PFC, परफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें हैं। लिख सकते हो, टिप्पणी में लिख लो ये गैसें, जो भी गैसेस थी जिम्मेदार। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ इस प्रोटोकॉल में कौन कौन सी गैसेस हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी है मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, इसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड HF6, इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है,
परफ्लोरोकार्बन है। ये आपकी प्रमुख गैसेज हैं जिनको हमें, इसमें कई देशों को विकसित देश और विकासशील देश, एनेक्सर 1 कंट्री, एनेक्सर 2 कंट्री, अनुलग्नक 1, अनुलग्नक 2, दो भागों में देशों को बांट दिया गया और विकसित देशों पर प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई कि आपने विकास कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया और आपने सबसे ज़्यादा इन गैसों का उत्पादन किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन गैसों को सबसे ज़्यादा, इनको जो है इनमें कटौती करें। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। और इसमें जो है आपका 1990 में जितना भी उत्सर्जन हुआ है उस उत्सर्जन में 5% कटौती करना, मतलब मानक बेस ईयर एक बनाया गया 1990 का, और 1990 के उत्सर्जन में 5% कटौती करने का उद्देश्य इसमें रखा गया। और ये वैसे लागू कब होता है? 2005 में। क्योटो हुआ कब? 1997 में। 1997 पूरा प्रारूप बना। लागू कब किया गया? 2005 में लागू हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल यानी पृथ्वी +5, ये हो गया आपका। अब इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा आपको, बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल डिटेल से लिखवाऊंगा। अभी मेरा काम सिर्फ कितना है, मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ लिखवा भर रहा हूँ, लिस्ट है बनवा रहा हूँ, लिस्टिंग है कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगला सम्मेलन लिखिए रॉटरडम सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन। अगला है रॉटरडम सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन यूनाइटेड नेशन की संधि है ये। रॉटरडम हुआ 1998 में। रॉटरडम जानते हैं कहाँ पर पड़ता है? आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम और रॉटरडम दो प्रमुख बंदरगाह हैं। तो रॉटरडम कन्वेंशन आपका कहाँ हुआ? 1998 में, 1998 में। इसका क्या उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया, यह उद्देश्य था इसका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया, ये यूनाइटेड नेशन की संधि है पूरी, रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया, यानी कि जो खतरनाक रसायन है या कीटनाशक है उनका यदि व्यापार करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या कर लेना पड़ेगा? यूनाइटेड नेशन और उसके कन्वेंशन के तहत पहले उसको लेकर एक आपको लाइसेंस या फिर उसको लेकर के पहले ही आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इस चीज़ का, तो वो जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, पूर्व सहमति नहीं मिलेगी, तब तक आप इसका व्यापार और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ था रॉटरडम कन्वेंशन में। अगला कन्वेंशन है आपका रॉटरडम के बाद, नेक्स्ट लिखिए 1999 का है, इसका नाम है सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन। अगला है सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन, सिएटल सम्मेलन कब हुआ था? 1999 में। सिएटल सम्मेलन हुआ 1999 में, सिएटल सम्मेलन हुआ 1999 में। इस सम्मेलन में लिखिए, क्या लिखना है? विश्व व्यापार को पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया जाना। विश्व व्यापार को, WTO, विश्व व्यापार को, विश्व व्यापार को पर्यावरण एवं सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। सिएटल सम्मेलन 1999 में हुआ। देखो पहले WTO तो एक संस्था, अलग संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है विश्व प्रतिस्पर्धी नीतियों का तैयार करना, ताकि विश्व में जो व्यापार है वो किसी भी तरीके से पहले इसका नाम था गैट, ये संस्था गैट के नाम से ही थी और 1995 में WTO के रूप में आती है। तो ये आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे और हो सकेगा यदि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन 1999 में जब सिएटल कन्वेंशन हुआ तो उसमें जो विश्व व्यापार हो रहा था उसको पर्यावरणीय अनुकरणीय बनाया गया, सामाजिक नीतियां उनको अनुपालन करने के लिए बाध्य किया गया। तो सिएटल कन्वेंशन आपका ये है। अगला लिखिए, नेक्स्ट कन्वेंशन है आपका सन 2000 में हुआ है, इसका नाम है माल्मो घोषणा पत्र, माल्मो घोषणा पत्र, माल्मो घोषणा पत्र, माल्मो घोषणा पत्र। देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सब चीज़ें मिलेंगी भी कहीं पे, तो लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को संकलित किया है, एक साथ मैं आपको सारी लिस्टिंग करा दे रहा हूँ, आपके दिमाग से सारी समस्या निकल जाएगी। माल्मो घोषणा पत्र, माल्मो घोषणा पत्र सन 2000 में हुआ, सन 2000 में माल्मो घोषणा पत्र हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार।
किस तरीके से विभिन्न एनजीओ पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, निजी क्षेत्र कैसे कार्य करेगा। तो माल्मो घोषणा पत्र आपका पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार, इससे जुड़ा हुआ है। माल्मो घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण पर निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार, इससे जुड़ा हुआ है। माल्मो घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण पर निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार कब हुआ था? सन 2000 में। माल्मो घोषणा पत्र क्लियर। अगला लिख लीजिए। अगला सम्मेलन है आपका, इसका नाम है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना ये सन 2000 में हुआ, सन 2000 में हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? जैव सुरक्षा से। किससे जुड़ा हुआ है? जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा से। देखो अब क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का एक विकसित रूप ये दिख रहा है कि क्लोनिंग के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के डीएनए को मर्ज करके या विभिन्न प्रकार के संकर जीवों का निर्माण किया जा रहा है। क्लोनिंग आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण को किसी प्रकार का खतरा ना हो, है ना, इससे इन्वायरमेंट किसी तरीके से प्रभावित ना हो, तो विभिन्न जीवों की रक्षा को लेकर के जुड़ा हुआ पूरा का पूरा कन्वेंशन था। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ कन्वेंशन था? यही चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैव सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो नए प्रकार के रूपांतरित जीवों का निर्माण हो रहा है, उन रूपांतरित जीवों से जैव विविधता को कोई खतरा ना हो, तो ये एक तरीके से जैव सुरक्षा का हुआ जुड़ा हुआ कार्टाजेना प्रोटोकॉल सन 2000 में हुआ था। अगला लिख लीजिए, इसको बोलते हैं डबलिन प्रोटोकॉल। डबलिन प्रोटोकॉल, डबलिन प्रोटोकॉल। इसका दूसरा नाम है इन्फोटेरा। दूसरा, इसको कोष्टक ब्रैकेट में इन्फोटेरा लिख लीजिएगा। ये भी सन 2000 में हुआ, इसको भी सन 2000 में किया गया। इसका नाम ये क्या है? ये आपका है पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति। 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 अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 2001 में हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ? सन 2000 में। सन 2001 स्टॉकहोम कन्वेंशन सन 2001 में। किस लिए हुआ था? दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन, दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना। दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना। दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना, के उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना, इससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, अगला जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग रियो+10। जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो+10। जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो+10, इसको पृथ्वी+10, पृथ्वी सम्मेलन, उसी को पृथ्वी+10 सम्मेलन भी बोलते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ? सन 2002 में हुआ। ये सन 2002 में हुआ। सन 2002 में हुआ। रियो+10, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। टिप्पणी में लिख लीजिए, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। 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 गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर
गरीबी, इसमें इस सम्मेलन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर के पूरा विश्व समुदाय एकजुट हो, उसके लिए एक फंड बनाया गया, एक फंड क्रिएट किया गया। तो वही बात लिखवा रहा हूं यहां पे, लिख लीजिए गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता, कोष की स्थापना पर सहमति, कोष की स्थापना पर सहमति, नेक्स्ट डालिए, अगला डालिए स्टॉकहोम सम्मेलन, अगला फिर है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन 2004, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004। क्या उद्देश्य था? 12 खतरनाक कीटनाशक, 12 खतरनाक कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने की सहमति, 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति, औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति। स्टॉकहोम सम्मेलन ये 2004 में हुआ था। 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति। अगला नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। क्या है इसमें? इसी में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृत किया गया था। तो लिख लीजिए इसमें, विकसित देशों द्वारा 2012 तक विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके, विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके, विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करके, विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाने की सहमति, 1990 के स्तर तक लाने की सहमति, 1990 के स्तर तक लाने की सहमति। नेक्स्ट अगला, नाशुदुआ सम्मेलन, नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। ये नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में पड़ता है। नाशुदुआ, नाशुदुआ एक द्वीप है। नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया, नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया, नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया, नाशुदुआ सम्मेलन 2007 में हुआ था। ये नाशुदुआ सन 2007 में हुआ था। नाशुदुआ सन 2007 में हुआ था। इसमें क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक सन 2000 के स्तर तक लाने की बात कही गई। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर जो जिस रेट से वो बढ़ रहा है 2050 तक सन 2000 तक के स्तर पर लाने की बात कही गई। सन 2000 तक के स्तर पर लाने की बात की गई, यह प्रस्ताव पारित किया गया। नाशुदुआ सम्मेलन इंडोनेशिया सन 2007 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर को 2050 तक हमें सन 2000 यानी सन 2000 की जो दर है उस तक लाने की बात कही गई। अगला नेक्स्ट, कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में पड़ता है। कोपेनहेगन सन 2009 में हुआ। कोपेनहेगन सम्मेलन कोपेनहेगन सम्मेलन 2009
2009 में हुआ था। ये COP15 था। COP हो रहे हैं ना लगातार, 25 COP हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मैंने आपको बताया एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, ठीक है, UNFCCC। ये आपका कब बना? 1992 में, 1992 पे। कैसे बना? रियो घोषणा के परिणाम स्वरूप, रियो सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इस संस्था का जन्म हुआ, रियो पर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। तो इसी से इसकी सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च संस्था है, जिसका नाम क्या है? सर्वोच्च संस्था का नाम है COP। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1995 से लगातार शिखर स्तरीय पर चर्चा होती है। अभी तक 25 COP हो चुके हैं। 15वां COP, 15 COP आपका ये वाला था जो मैंने अभी आपको लिखाया, लिख लीजिए। कोपेनहेगन सम्मेलन COP15 था। इसमें क्या क्या किया गया? कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई। अगला नेक्स्ट, कानकुन सम्मेलन। कानकुन पड़ता है मैक्सिको में। कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ। कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ। इसमें हरित जलवायु कोष एक फंड बनाया गया। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा। $100 अरब इसमें रख दिए गए। $100 अरब रखने की बात की गई, ठीक है। कानकुन सम्मेलन में $100 अरब का हरित जलवायु कोष, जो आकर चल के फिर पेरिस समझौते पर जिसकी बात होती है 2015 पे, है ना। $100 अरब पे का एक क्या किया गया? घोषणा की गई कि हरित जलवायु कोष बनाया जाएगा। जो किसको दिया जाएगा? जो विकासशील देश हैं उनको इससे मदद की जाएगी कि वो अपने यहाँ के क्लाइमेट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाएगी और फंडिंग दी जाएगी। तो कानकुन सम्मेलन ये मैक्सिको में हुआ, सन 2010 में हुआ। $100 अरब के हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई। $100 अरब के हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई। अगला डालिए, नागोया प्रोटोकॉल 2010। नागोया प्रोटोकॉल सन 2010। नागोया प्रोटोकॉल 2010 सन 2010। ये किस लिए था? ये था जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर समझौता तथा उनके उपयोग से लेकर आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच। आगे लिखिए, तथा उनके उपयोग से लेकर के आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। जैव विविधता पर समझौता तथा उनके आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण, इससे जुड़ा हुआ आपका नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। जो आपकी एक संस्था है ना बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, है ना, बायोडाइवर्सिटी CBD एक संस्था है आपकी। CBD ये आपकी बनी थी रियो के टाइम पीरियड पे, रियो सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही आपकी ये भी संस्था बनी थी CBD। इसी संस्था का ही ये पूरक सम्मेलन है, पूरक समझौता है, जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल। ये आनुवांशिक जितनी भी प्रजातियां हैं इनको लेकर के आनुवांशिक संसाधन, लाभों और उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट डालिए Rio+20, नहीं इससे पहले डाल दो, एक और है डरबन सम्मेलन। इससे पहले डाल दो डरबन सम्मेलन, यानी ये COP17 है। COP17 डरबन सम्मेलन COP17 कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ? 2011 में हुआ। 2011 में हुआ। इस पे क्या चर्चा हुई? ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा हुई। 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 नेक्स्ट अगला है आपका दोहा सम्मेलन। दोहा हुआ था COP18। दोहा सम्मेलन
COP18 कोप 18, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18, दोहा सम्मेलन। दोहा कहाँ पड़ता है आपका? कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है दोहा। तो ये आपका दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। और इसका क्या मतलब था? ये पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के बाद, यानी कि ये Rio+20 है, Rio+20 है। उद्देश्य क्या है इसका? ठीक है, Rio+20, माफ करिएगा, दोहा सम्मेलन नहीं, दोहा सम्मेलन अलग है। दोहा सम्मेलन में क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट को लेकर के बात हुई थी। अगला है दोहा सम्मेलन में लिख लीजिए, Rio+20 इसके बाद है, अगला एक COP है। ठीक है, दोहा सम्मेलन आपका कोप 18 था, कतर में हुआ था, सन 2012 में हुआ था, सन 2012 में हुआ था। कोप 18, COP18 कहाँ हुआ? दोहा में हुआ। किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है, यहां हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास, प्रदूषण को कम करने का प्रयास। अगला है आपका Rio+20, ये भी 2012 में हुआ था। Rio+20 यानी पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी+20। ठीक है, पृथ्वी+10 आपका 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। +V+5 क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी+20 ये आपका रियो में हुआ था। ठीक है, +V+20 कब? 2012 में। ठीक है, ये आपका 2012 में, ये COP नहीं है, ये पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर हुआ था, 2 दशक पूरे। ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक सतत विकास सम्मेलन है। तो इस सम्मेलन में एक मसौदा, इसमें हरित व्यवस्था पर बल दिया गया था कि ग्रीन जितना भी हो, ग्रीन डेवलपमेंट हो, ग्रीन सब प्रो एनवायरमेंटल होना चाहिए, तो हरित व्यवस्था पर बल। और आगे लिख लीजिए, इसमें फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इसमें फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था। सतत विकास को लेकर के ये प्रयास है। अगला है आपका Rio+20 के बाद वार्सा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन। वार्सा पैक्ट बहुत सुना होगा विश्व इतिहास में, पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड। तो वार्सा सम्मेलन हुआ आपका COP19 है। ये वार्सा आंदोलन, ये COP19 है। अब COP हैं सारे, जितने मैं लिखवाऊंगा सारे लगभग COP हैं आपके। ठीक है, वार्सा सम्मेलन, इसमें लिखिए, वार्सा सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। ठीक है, कानकुन सम्मेलन में $100 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की घोषणा की जा चुकी थी और वार्सा में इसको सहमति दे दी गई, फिर पेरिस में बनाया जाएगा। अगला नेक्स्ट, अगला है लीमा समझौता, लीमा COP20, लीमा क्या है? COP20 है, COP20, लीमा समझौता COP20। लीमा पेरू की राजधानी है, पेरू में हुआ था, दक्षिणी अमेरिका। कब हुआ था? 2014 में। लीमा कब हुआ? 2014 में। लीमा कब हुआ? 2014 में। इसके तहत क्या था? वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों को, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। लीमा समझौता में क्या हुआ? वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसेस को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। लीमा COP20 वर्ष 2070 तक, बहुत अभी लंबी अवधि है, अभी इसके 50 साल बाकी हैं। 2070 तक ग्रीन हाउस गैसेस जो मैंने आपको लिखवाया, CO2, मीथेन, NO2 है ना, ये सारी गैसेस को समाप्त करने का, कब तक? 2070 तक समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगला लिख लीजिए पेरिस सम्मेलन, COP21, बड़ा फेमस है ये, COP21 पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। COP21 पेरिस सम्मेलन, पेरिस फ्रांस 2015 तक। ठीक है, 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु
कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि अब इसको मैं डिटेल में आगे अभी पढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मुझे बतानी है। आगे मैं पूरा का पूरा हर चीज़ को, हर एक सम्मेलन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 10-10, 15-15 पॉइंट पेरिस को खासकर मैं पढ़ाऊंगा आगे। अगला है आपका पेरिस के बाद है एक सम्मेलन, ये मोरक्को में हुआ था, COP22। अब सारे COP हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22। बाब इगली सम्मेलन बोलते हैं इसको, बाब इगली सम्मेलन, बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में पड़ता है ये, मोरक्को। बाब इगली सम्मेलन कब हुआ ये? 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था? हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए, हमारी जलवायु एवं सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई, मराकेश भी मोरक्को में ही पड़ता है, मराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है किगाली संशोधन, किगाली संशोधन, किगाली संशोधन, किगाली संशोधन, किगाली संशोधन, ये भी ओजोन परत क्षय से जुड़ा हुआ है। 2016 में हुआ ये किगाली संशोधन, 2016 में, किगाली संशोधन 2016 में। उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के क्षय को कम करना। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, उसी को रिवाइज किया गया है और इसके तहत ये लिखा गया है कि 2045 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कार्बन है HFC है, इसको हमें 80 से 85% इसका उत्सर्जन कम कर देना है हमको। तो ये भी कार्बन ओजोन परत क्षरण से जुड़ा हुआ है। क्या? किगाली संशोधन 2016 में हुआ था और इसका उद्देश्य है ओजोन परत क्षय को कम करना। ठीक है, और नेक्स्ट अगला है आपका बान सम्मेलन, बान सम्मेलन COP23। बान पड़ता है जर्मनी में, बान सम्मेलन, बान समिट, बान सम्मेलन, बान है जर्मनी में, COP23, COP23 2017 में, 2017 में हुआ ये। इसके लिए जो आपकी इसमें काम क्या हुआ? इसमें फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया इस पे। अब देखो ये अभी एक एक करके जो अभी जब हम पढ़ेंगे पूरा, मैं जब एक बार इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो कितने मसौदे हुए हैं, बहुत सारे संधि और कन्वेंशंस हैं। वो सारे संधि और कन्वेंशन हम लोग एक एक करके जिनके बीच में रिपोर्टें आई हुई हैं, जैसे एक रिपोर्ट है ये फिजी मोमेंटम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा मैं, इसको डिटेल से लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे से केवल इतना लिख लो, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोटोविक सम्मेलन, क्रोटोविक सम्मेलन, क्रोटोविक सम्मेलन, क्रोटोविक सम्मेलन COP24, COP24, क्रोटोविक सम्मेलन COP24। ये आपका पोलैंड में है, ये आपका पोलैंड में है, क्रोटोविक पोलैंड में पड़ता है। इसमें 2015 के पेरिस जलवायु समझौतों को लागू करने पर सहमति बनी। इस सम्मेलन में 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति बनी। इसमें 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति बनी। नेक्स्ट है अंतिम, ये है कहें कि 2019 में जो हुआ था वो था COP25 मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड सम्मेलन COP25।
COP25 मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड आपका स्पेन में है, मैड्रिड सम्मेलन, मैड्रिड सम्मेलन, इसमें भी लिखिए जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, विफल हो गया पूरा। COP29 आपने सुना होगा, चर्चा में था भी इसमें अमेरिका की भूमिका, क्योंकि अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हटने की बात कर रहा है। तो ये आपके जितने भी थे सभी के सभी COP हो गए, सारे के सारे COP25 तक। अब इस साल होगा 26, अगला COP होगा 26, ठीक है। तो 1995 से लेकर अभी तक लगातार COP होते रहे हैं, ठीक है। COP1 से लेकर COP, तो ये हर साल होते हैं, COP1 से लेकर COP25, जब 26 होगा उसको भी हम करंट में पढ़ लेंगे, 25 तक, यहाँ तक COP आपके हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये हर साल होते हैं, शिखर स्तर वार्ता होती है और इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर के UN के तत्वावधान पर सभी देशों के द्वारा उपस्थित होकर के विभिन्न प्रयास जितने अभी तक किए जा चुके हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, और विभिन्न प्रयास जो आगे जो चलने वाले हैं उसको लेकर पूरी रणनीति की जाती है, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे सम्मेलन की लिस्ट हो गई, पूरी सम्मेलनों की लिस्ट है। किसी को अब कोई दिक्कत हो तो पहले इस सम्मेलनों के बारे में थोड़ा चर्चा में, फिर अब आगे का काम होगा कि हम इनमें से जो प्रमुख सम्मेलन हैं जिनसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और जो इन्वायरमेंट को लेकर अभी भी बहुत व्यापक स्तर की प्रासंगिकता रखते हैं उन सब के बारे में पढ़ें। जैसे रामसर जल संधि, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। फिर भारत के सभी जितने भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इसके बाद जो है पृथ्वी 1992, इस सम्मेलन के जितने भी आपके एजेंडा 21 ये क्या है, ये कितने हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, इसको देखेंगे। तो एक एक संस्थाओं के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। CBD क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और डेजर्ट को लेकर के, मरुस्थलीकरण को रोकने के लेकर के क्या कार्यक्रम किए गए उसको देखेंगे। तो एक एक करके फिर हमको अब पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो है मैं इतना ही रखता हूं, अगले टॉपिक पे आगे जो है एक एक फ्रेमवर्क को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी कोई दिक्कत होती है तो एक बार आप लोग चर्चा कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि इनमें से क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपको।